टॉपिक पर बात करते हैं कि आगरे का लाल किला, द रेड फोर्ट ऑफ आगरा, एक्चुअली में उसे पहले किसने बनाया। इस चीज़ को लेकर के हिस्ट्री में कई डाउट्स हैं जिसके आंसर्स नहीं हुए। मैं बता दूं ये सिर्फ हिस्ट्री तक सीमित है कि आप तैयारी कर रहे हैं और आपको नहीं पता, ऐसा नहीं। जून 2023 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक आरटीआई के तहत ये जवाब सबमिट हुआ कि क्लियर नहीं है कि किसने इसे ओरिजिनली इस्टेब्लिश किया, तो हमारे पास आंसर नहीं है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आंसर था, एक आरटीआई जो लगी थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसके एवज में। लाल किले से जुड़े हुए बहुत से महत्व हैं, आज आप इसको जानेंगे समझेंगे, इन्फॉर्मेशन वाइज तो लेस हो ही जाएंगे। बहुत सारे आपके डाउट्स हिस्ट्री कल्चर को लेकर के सॉल्व होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने लग जाएंगे। जब हम लाल किले की बात करते हैं तो दो किले हमारे दिमाग में आते हैं, दो फोर्ट्स। एक दिल्ली का लाल किला जहां पर 15 अगस्त को हर साल प्रधानमंत्री फ्लैग होइस्ट करते हैं, यानी कि झंडा फहराते हैं स्वतंत्रता दिवस के दिन। ओके, लाल किले का महत्व इस बात को लेकर है। लाल किले के प्राचीर से ही, यानी कि लाल किले के प्रेसिंक्ट्स या प्रेमाइसेस से ही वो अपना 15 अगस्त का भाषण देते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। जो स्वतंत्रता दिवस है उसे एड्रेस प्रधानमंत्री करते हैं। गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी को होता है, उसे एड्रेस राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। लाल किले की जब हम बात करते हैं तो ये लाल किले का चित्र है जो हमने इंटरनेट से लिया है। इस रेड फोर्ट की हम बात कर रहे हैं। माना जाता है ये 94 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत बड़ा लैंड ये एक्वायर करता है। क्या महत्व है इस लाल किले का, अभी समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखिए वन बाय वन चीज़ों को समझते हैं। आपसे कोई भी पूछे कि प्रेजेंटली जिस फॉर्म में ये लाल किला एग्जिस्ट कर रहा है, प्रेजेंट फॉर्म इसकी एग्जैक्ट, वो किसने दी इसको, तो उसका आंसर आपको करना है शाहजहां। जो भी इसके अंदर कॉम्प्लेक्सेस हैं इस समय में, जो इसमें मेजॉरिटी डोमिनेट कर रहे हैं, जो भी इसकी एग्जैक्ट इस समय में फॉर्म है, वो मुगल एम्पायर शाहजहां के द्वारा दी गई है। ओके, तो दिस इज द आंसर, मुगल एम्पायर शाहजहां। अच्छा, एक क्वेश्चन और आएगा जहां पर कंफ्यूजन्स क्रिएट होती हैं कि फिर किसने बनवाया ये किला, हु बिल्ट दिस, तो फिर आंसर आ जाएगा मुगल एम्पायर अकबर। तो ये आंसर करना है। तो जो मौजूदा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, वो अकबर को भी बिलोंग होता है। समझ में आई? इस फॉर्म में कि अकबर का ही नाम जाता है कि उसी ने लाल किला बनवाया आगरा का, वो उसने बनवाया ये किला, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वहीं से तो कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है। और जो जिस फॉर्म में आज ये खड़ा है वो शाहजहां की देन है, और अकबर के बाद शाहजहां आएंगे। ओके, अकबर के समय की बहुत सी बिल्डिंगें थी जो शाहजहां ने ढहा दी और उनकी जगह पर कुछ और बिल्डिंगें इरेक्ट करवाई, वो खड़ी हैं आज भी, दिख रही हैं आज भी। ओके, अब इसके फ्लो को समझते हैं, ये कहाँ से आ गए स्टोरी में। तो स्टोरी ये है कि मुगल एम्पायर एग्जिस्टेंस में कहाँ आए, रेड फोर्ट को लेकर के, रेड फोर्ट ऑफ आगरा। ये कहाँ से आए? अकबर शाहजहां दोनों मुगल एम्पायर हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि 750 से लेकर के 1200 तक जो नॉर्थ इंडिया है मेजॉरली, ये राजपूत रूलर इसे डोमिनेट करते थे, इसे राजपूत पीरियड भी कहा जाता है। और जो दिल्ली के सराउंडिंग रीजन में जिनका कंट्रोल हुआ करता था, वो हुआ करते थे चाहमान शासक, या चाहमान, या आप इन्हें चौहान कहिए। और मेनली जो इनके रूलर हुए हैं वो हुए हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान आप समझ सकते हैं, उनकी फेमस बैटल्स हुई हैं मोहम्मद घोरी के साथ। बैटल ऑफ तराई, सेकेंड बैटल ऑफ तराई में पृथ्वीराज चौहान डिफीट हुए और मोहम्मद घोरी ने वो युद्ध जीता, और भारत में राजनीतिक रूप में मुस्लिम शासन की नींव रखी गई। इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश हुआ, मुस्लिम रूलर्स पॉलिटिकली इस्टेब्लिश हो गए। पृथ्वीराज चौहान को ही राय पिथौरा भी कहते थे, इनका नाम था राय पिथौरा। ओके, तो दिल्ली और उसकी विसिनिटी में मेनली कंट्रोल
किनका रह रहा था? चौहानों का। अब कुछ चीज़ें समझें। राजपूतों के इन शासन को बड़ी चोट पहुंचाने का काम किया एक घुसपैठ ने, एक अटैक ने, इन्वेडर ने, और वो है महमूद गजनी। अफगानिस्तान के गजनवी इलाके से आया हुआ महमूद गजनी। ये 10th सेंचुरी के बिल्कुल लास्ट डिकेड में अपनी इन्वेजन शुरू करता है और 11th सेंचुरी के फर्स्ट 2 डिकेड्स और 3rd डिकेड के भी मिड तक ये उन्हें जारी रखता है। ये कई बार भारत आता है और यहाँ से धन लेकर के जाता है। ऐसा कहते हैं कि गजनी के उन आक्रमणों ने आगरा और दिल्ली के क्षेत्र में राजपूतों की पकड़ को कमज़ोर किया, चौहानों की पकड़ को कमज़ोर किया। एक जगह पर यह भी बात मिलती है कि गजनी के इन आक्रमणों के बाद एक समय के दौरान 1080 के अराउंड गजनवाइड एम्पायर के अंडर यहाँ पर खड़ा, जहाँ आज का लाल किला है आगरे का, वहाँ पर खड़ा एक किला गजनवियों के कंट्रोल में था। गजनवियों ने उसे कंट्रोल कर लिया। इसका मतलब पहले से यहाँ एक किला था। अकबर का समय बहुत बाद का है, आप इसे 1556 मान के चलिए। मैं बातें 11th सेंचुरी की कर रहा हूँ, यानी कि इस दौर से लगभग 550 साल पहले की। और वहाँ पर तब एक किला था, ऐसा माना जाता है। गजनी के आक्रमणों के बाद वो गजनी के कंट्रोल में आया, ऐसा कहा जाता है। माना जाता है कि उस समय में इसे बादलगढ़ का किला कहते थे, या इसे बादलगढ़ कहते थे। क्या कहते थे? इसे बादलगढ़ कहते थे। मैं इसके पुख्ता रेफरेंसेस भी अभी दूंगा। आई बात समझ में? इस समय ये किला मिट्टी और ईंटों से मिलकर के बना था। आज ये पत्थर का किला है, स्टोन्स का। तब ये स्टोन्स का नहीं, ब्रिक्स का किला था, ईंटों का। तो ये मिट्टी की चुनाई थी, गारे की चुनाई की गई थी और ईंटें लगा करके बनाया हुआ एक किला था। यहाँ किला था जिसे बादलगढ़, गढ़ी या बादलगढ़ का किला या बादलगढ़ सिंपली कहते हैं। डन। पुख्ता प्रमाण मिलने शुरू होते हैं एक टाइम से, वो टाइम इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने अक्सर एक वर्ड सुना होगा कि ऑलमोस्ट 1200 से जब मोहम्मद घोरी जब मोहम्मद घोरी 1191 में पहले तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराई हारा, 1192 में जीता। जब मोहम्मद घोरी जीत गया, वो अपने सिपह सालार, अपने जर्नैल को भारत छोड़ गया, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में कैंपेन करता रहा और फाइनली कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, दिल्ली को अपनी सीट बनाया और दिल्ली में शासन करना शुरू कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी के द्वारा किसी समय में खरीदा गया एक दास था, स्लेव। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस डायनेस्टी की नींव रखी उसे स्लेव डायनेस्टी कहा गया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी एक दास कहीं से खरीदा था, जो होगा उसका आगे आने वाले समय में उसका जवाई, जिसका नाम है अल्तमश या इल्तुतमिश, वो भी स्लेव ही था। फिर कहा जाता है कि इसके द्वारा एक दास खरीदा गया था जो आगे जाके शासक बनेगा, दैट इज द बलबन। तो मेजॉरली ये डायनेस्टी दासों की ही है, द स्लेव्स, जो कभी कभी कहीं से खरीदे गए और फिर वो राजा बने। तो आप ऐसा मानिए एग्जैक्टली 1200 के आसपास स्लेव डायनेस्टी के तहत दिल्ली को राजनीति की गद्दी बना करके, सीट बना करके दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। तो हम जब भी सल्तनत रूलर्स का जिक्र सुनते हैं, हम शब्द सुनते हैं दिल्ली दिल्ली दिल्ली, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, यानी कि द फर्स्ट फेज ऑफ द मुस्लिम रूलर्स। शुरुआत लगाइए लगभग 1200 से 1206 के अराउंड औपचारिक रूप में दिल्ली को घोषित कर दिया गया ऑफिशियली कि ये सल्तनत काल की राजनीतिक गद्दी है। दिल्ली इज द कैपिटल। तो दिल्ली वाज द कैपिटल ऑफ द सल्तनत किंगडम। सल्तनत एम्पायर भी कहते हैं कई लोग, उसका गढ़ दिल्ली, दिल्ली राजधानी है, समझिए। एक चेंज होगा जहां से सही पुख्ता प्रमाण मिलेंगे इस आगरा के लाल किले के। वो प्रमाण कब होंगे? आगे बढ़ते हैं। हम ये मानते हैं कि पहले स्लेव यानी कि दास वंश आए। अच्छा, ये अभी चले जाएंगे, जब ये खत्म हो जाएंगे तो गद्दी पर आ जाएंगे खिलजी।
तो स्लेव डायनेस्टी गई, गद्दी पर आए खिलजी। अच्छा, खिलजी चले जाएंगे तो गद्दी पर आएंगे तुगलक। अच्छा, तुगलक चले जाएंगे तो गद्दी पर आएंगे लोधी। अच्छा, लोधी चले जाएंगे तो गद्दी पर आएंगे सैयद। आई बात समझ में? सॉरी, तुगलक जाएंगे तो गद्दी पर आएंगे सैयद। सैयद चले जाएंगे तो गद्दी पर आएंगे लोधी। इन्हीं लोधियों को बैटल में हराया और अब मुस्लिम रूल का सेकंड फेज बिगिन होगा। फर्स्ट फेज के रूलर ये हैं, फेज 1। इन्हें कहते हैं दिल्ली सल्तनत। ये सल्तनत के शासक हैं। दिल्ली नाम प्रोमिनेंट है क्योंकि इनकी राजनीति का केंद्र दिल्ली था। अब इन्हें जो हटाएंगे वो फेज 2 के रूलर आ गए, मुस्लिम रूल। ये कौन है? ये मुगल है, दे आर द मुगल। और लोधियों को हरा के मुगल गद्दी पर बैठ जाएंगे। फिर अंग्रेजों के समय तक जो आगे चलेंगे वो मुगल होंगे। तो लगभग 300 साल, ऐसा कहा जाता, 300 साल का सल्तनत का मुस्लिम रूल, 300 साल का लगभग मुगलों का मुस्लिम रूल, लगभग 600 साल का मुस्लिम शासन 1200 से 1800 तक भारत में था। ये एक रफ एज बता दी गई, स्पेसिफिक नहीं, मैंने अभी ईयर वाइज बताई। इतनी बात समझ आई? अच्छा, इस दौरान ये पुख्ता प्रमाण कहाँ आ रहे हैं इस किले के, समझो, बड़ी जबरदस्त चीज़ है। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक खत्म हो गया। फिरोज शाह तुगलक के खत्म होने के बाद भारत में क्यास हो गया। 1380 के दशक में फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी खत्म हो जाएगी और अब गद्दी पर आएंगे सैयद। 1398 का एक बिटर पीरियड है जिस दौरान भारत में एक शासक सेंट्रल एशिया से आएगा, जैसे आप समरकंद भी मान लीजिए, जिसका नाम है तैमूर लंग। तैमूर आएगा, दिल्ली को बेअंत लूटेगा और यहाँ से धन लेकर के जाएगा। दिल्ली को दोबारा अपनी ग्लोरी अचीव करने में, खड़े होने में 100 साल लग जाएंगे। वो इतना रिवेज कर देगा। लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम कब घटित होता है ये जानना जरूरी है। देखिए, हम तब से पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें कि स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद और लोधी। ये लोधी डायनेस्टी के दौरान एक पुख्ता कॉन्सेप्ट मिलता है आगरा के लाल किले का। ऐसा माना जाता है कि 1487 से लेकर के 1517 तक जिस शासक का शासन है यह है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बारे में कहा जाता है कि उसने आगरा के किले की स्ट्रेटजिकल इंपॉर्टेंस, उसकी प्रॉस्पेरिटी, उस रीजन की प्रॉस्पेरिटी और उसकी सिचुएशनल इंपॉर्टेंस, वो जिस हिसाब से भारत में आने वाली लाइन पे खड़ा है, जिस तरह से उसके बंदरगाहों से कांटेक्ट बनते हैं, पड़ोसी राज्यों से कांटेक्ट बनते हैं, ये सारी इंपॉर्टेंस को सिकंदर लोधी ने समझा। और याद रखिए, सिकंदर लोधी ने राजधानी दिल्ली से आगरा शिफ्ट करी है। तो आपको ये क्वेश्चन कई बार आता है कि किस सल्तनत शासक ने राजधानी दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दी। तो सिकंदर लोधी ने आगरा को मुस्लिम रूल के दौरान पॉलिटिकल सीट डिक्लेयर किया, कैपिटल बना दिया। तो फिर आगरा कैपिटल बनाया तो सिकंदर लोधी ने मरम्मत कराई पहले से एग्जिस्ट कर रहे उस आगरा के किले की, और सिकंदर लोधी उसी आगरा के किले से शासन किया करता था। एग्जैक्ट डेट भी अलग अलग मिल रही है, अलग अलग जगह पे, कहाँ 1504, कहीं 1506। तो कहा जाता है कि 1506 को सिकंदर लोधी ने राजधानी दिल्ली से शिफ्ट करके आगरा पहुंचा दी। ये पुख्ता प्रमाण है डॉक्यूमेंटेड जो मिल रहे हैं कि सिकंदर लोधी ने आगरा के लाल किले से शासन किया था। उसने आगरा के किले में अपनी सीट ट्रांसफ़र करी, दिल्ली से आगरा चला गया वो। तो नेम इज़ द सिकंदर लोधी, अगर कभी भी क्वेश्चन आता है। अब आपको आगे की सारी कहानियाँ पानी की तरह समझ आने लग जाएंगी। वो कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सिकंदर लोधी चला गया, मैंने बताया 1487 से लेकर के 1517। 1517 में एक व्यक्ति गद्दी पर आएगा जिसका नाम है इब्राहिम लोधी। 9 साल का शासन इसका भी इसी किले में चला है, आगरा के ही लाल किले से इसने भी शासन किया है। और इस इब्राहिम लोधी को युद्ध में हराएगा जहीरुद्दीन बाबर, द मंगोल, दैट इज मोगुल, यानी कि मुगल। सेंट्रल एशिया से बाबर आएगा, मंगोल से मोगुल, मोगुल से मुगल। चंगेज खान और तैमूर लंग के वंशज हैं ये।
माता की साइड से ये चंगेज़ खान के वंशज हैं, पिता की साइड से तैमूर के। और मुग़ल शब्द मंगोल से आता है, याद रखिएगा, क्योंकि चंगेज़ खान मंगोल ही था। ओके, तो मंगोल यानी कि मुग़ल यानी कि बाबर की एक बैटल होती है 1526 में, किसके साथ? लोधियों के साथ। तो बाबर वर्सेस द दिल्ली सल्तनत, या बाबर वर्सेस द लोधी, या मुगल वर्सेस द लोधी, सीधे सीधे बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। ये बैटल दिल्ली सल्तनत बाबर से हार जाती है, ये बैटल लोधी हार जाते हैं, ये बैटल इब्राहिम लोधी हारता है। ये 1526 की, इसे कहते हैं बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट। तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, ये लोधी हारते हैं और भारत में सत्ता स्थापित होती है बाबर की। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि लोधी लाल किले ऑफ आगरा में ही रह रहे थे। तो फिर अब आपसे कोई पूछे तो बाबर भी कहाँ रहेगा? आगरा के लाल किले में ही। तो मुगलों के लिए बाय डिफॉल्ट, मुगलों की बाय डिफॉल्ट पॉलिटिकल सीट कौन हो गई जो उन्हें इनहेरिटेंस में मिली? आगरा। मुगल इतिहास में आगरा बहुत प्रोमिनेंट रहा है, क्योंकि लोधियों को जीत करके भारत पे सत्ता स्थापित की, इसलिए किला आगरे का आया हाथ। तो बाबर अब आगरे में स्थापित, बाबर आगरा के किले में बैठे हैं और इसलिए बाबर ने आगरा के किले में बनाया एक स्टेप वेल, जिसे कहते हैं बावली। बावली जाइए, विजिट करिए, बाबर की बनाई हुई है। तो लाल किले के अंदर बावली बनी है, पानी के लिए कुआं, जैसा राजस्थान में होते हैं स्टेप वेल्स, वो बावली बाबर की बनाई हुई है। ओके, और बाबर का बेटा वहाँ पे कौन है? हुमायूं। हुमायूं जीत को पुख्ता कर रहा है, अगल बगल के सारे इलाकों में सेटलमेंट चल रही है सारी उस दौरान। तो उस समय में ऐसा कहा जाता है कि जब बाबर का युद्ध लोधियों से चल रहा था तो उसी समय आगरा में मौजूद थे ग्वालियर के राजा बिक्रमजीत। उसी युद्ध के दौरान हुमायूं ने ग्वालियर के राजा बिक्रमजीत के परिवार को कैप्चर कर लिया और बदले में ग्वालियर के राजा बिक्रमजीत ने हुमायूं को क्या दिया, जो उस समय दिल्ली सल्तनत के पास था। तो क्योंकि वो वही उसी जंग में ये सारा घटनाक्रम हुआ, उसी जंग में सारा घटनाक्रम हुआ, तो फाइनली ग्वालियर के शासक बिक्रमजीत के हाथों सौंप दिया जाता है मुगल शासकों, यानी कि ग्वालियर के राजा के द्वारा दे दिया जाता है हुमायूं को क्या? कोहिनूर। तो सिर्फ आगरा का किला नहीं जीता बाबर ने, बाबर को कोहिनूर भी मिला है। कोहिनूर पे भी एक लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। अब आप कहेंगे कोहिनूर किससे किसको मिला? 1309 में, कहीं कहीं 1310 लिखा है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन के कैंपेन किए थे साउथ के, तो तब जब उसने काकातिया रूलर जो थे वारंगल के, उनको जब परास्त किया था, तो रुद्र प्रताप देव ने तब अपना एक स्टैच्यू दिया था, पेश किया था कि मैं अलाउद्दीन खिलजी की सोजरेनिटी यानी कि अधीनस्था स्वीकारता हूँ। इसमें उसने अपना एक स्टैच्यू सोने की जंजीरों से जकड़ा हुआ पेश किया था और तोहफे नज़र किया था कोहिनूर। तो वारंगल के काकातिया शासकों से कोहिनूर सल्तनत शासकों के पास पहुंचा, माने कि अलाउद्दीन खिलजी लेके गया था मलिक कफूर, अलाउद्दीन खिलजी का जर्नैल मलिक कफूर जो कोहिनूर खिलजी के पास लेके गया। फिर जो जो शासक जीतते गए, खिलजियों को जीता तो फिर पहुंचा तुगलकों के बाद कोहिनूर, तुगलकों से पहुंचा सैयद, सैयदों से लोधी, लोधी हरा दिए, तो अब कोहिनूर आ गया बाबर यानी कि मुगलों के पास। आई बात समझ में? तो देखिए, सिर्फ आगरा का लाल किला नहीं मिल रहा है, कोहिनूर भी मिल रहा है। सोचने वाली बात है। अब कहानी डिलीट, हुमायूं गद्दी पर है 1530 में। अब आपसे कोई पूछे हुमायूं की कोरोनेशन कहाँ हुई, राज तिलक कहाँ हुआ? आगरा के किले में, आगरा के फोर्ट में ही कोरोनेशन सेरेमनी हुई हुमायूं की। हुमायूं 1530 से शासक कर रहा है, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल बीते, लेकिन एक योद्धा खड़ा हुआ, वो था शेर अफगान भी कहते थे, उसका नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी से युद्ध हुए हुमायूं के, क्योंकि वो भी कंट्रोल करना चाहता है भारत को। उसे लग रहा है ये सारे बाहरी लोग हैं, हम तो भारत में ही रहते हैं। वो भारत के ईस्टर्न क्षेत्रों को कंट्रोल किया हुआ था, उससे अलग अलग लड़ाई हुई, चौसा की लड़ाई हुई, लेकिन फाइनली 1540 बिलग्राम का युद्ध हराया शेरशाह सूरी ने हुमायूं को, आगरा का किला कब्जे में। तो देखिए, सुल्तान्स, फिर मुगल्स, फिर अफगान्स, क्योंकि ये कौन है शेरशाह सूरी? शेर खान अफगान, शेर अफगान। ओके, तो अफगानों के पास आ गया। हुमायूं कहाँ चले गए? किले से निकल गए, दौड़ाया गया।
दौड़ते दौड़ते राजस्थान से होते हुए पर्शिया के शाहों के दरबार में चले गए। पर्शिया के शाह के दरबार में उसने शरण दी और वादा किया कि तुझे दोबारा जितवा दूंगा आगरा, कोई बात नहीं, भारत जीतेगा तू, अब यहाँ टिक के बैठ। शेरशाह सूरी शासन कर रहे हैं, 5 साल शासक करेंगे। जीटी रोड, पहला सिक्का जो आप आज दिन तक आप सिक्का इस्तेमाल करते हैं भारत में 1 रुपये का, ये सारी चीज़ें वो दे गया। गद्दी पर उसके आगे वंशज आने शुरू हुए। समय आगे बढ़ा, 1540 से आगे बढ़े 1555, हुमायूं वापस आया। हुमायूं ने गद्दी वापस जीती। आगरा का किला वापस से मुगल, आगरा का किला 1555 में फिर मुगल। शेरशाह सूरी के वंशज इस समय कौन है? इब्राहिम आदिल शाह, आखिरी सूरी रूलर वो भी है, लेकिन हुमायूं ने आके अपना किला ले लिया उनसे। हुमायूं की डेथ हो जाएगी, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के मर जाएगा ऐसा कहा जाएगा। अब फिर शासक गद्दी पे नहीं है। अकबर छोटा था उस समय और वो इधर पंजाब की साइड कलानौर में था, बैरम खान उसके साथ था। अब क्या हो, गद्दी फिर खाली, तो छोड़ा नहीं इब्राहिम आदिल शाह ने। इब्राहिम आदिल शाह का जर्नैल हेमू, उसने आक्रमण कर दिया। अब फिर से अफगान। तो 1555 में हुमायूं ने ले लिया था, 1556 में फिर से अफगानों के पास, मतलब लिटरली हेमू ने आगरा से मुगलों को भगाया और भागते भागते मुगल कमांडर तरदी बेग खान के अधीन मुगल कमांडर जो है उसके अधीन सेना कहाँ भागी? आगरा से दिल्ली पकड़ा हेमू ने जाके। दिल्ली में युद्ध हुआ तुगलकाबाद का, बैटल ऑफ तुगलकाबाद। ये हेमू जो कि इब्राहिम आदिल शाह यानी कि सूरियों का जर्नैल है वो, और उधर कौन है? तरदी बेग खान, द मिलिट्री कमांडर ऑफ मुगल्स। उनमें युद्ध हुई, कन्विंसिंगली बुरी तरह से हराया तरदी बेग खान को, और हेमू ने खुद को किंग डिक्लेयर किया। हेमू ने विक्रमादित्य का टाइटल भी लिया, लेकिन शासन कितना करता है? 1 महीना। अभी बैठा ही था आगरे के किले में, बैरम खान ने यात्रा शुरू कर दी अकबर को लेके, जो तो अकबर मूवी में दिखाया भी होगा कि जल्दी चलिए हमें युद्ध जीतना है। मुगलिया सल्तनत पर काले बादल मंडरा रहे हैं। और अब एक बैटल फिर होगी, समय 1556, सब जानते हैं, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। फिर से पानीपत का युद्ध होगा। बैरम खान की रीजेंसी में अकबर हेमू को हराएगा। आंख में तीर मार दिया जाएगा, हेमू हाथी पे चढ़ा हुआ है, आंख में तीर मार दिया जाएगा। वरना हेमू ने जो उत्पात मचा दिया था, बैरम खान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी, वो तो बैरम खान ने निशाना बनवा के रखा, आंख में तीर मरते ही सेना बिखर गई, अकबर जीत गया। और अकबर भी अब 1556 कहाँ बैठा है? आगरा। कहाँ से शासन करेगा? आगरा। समय आगे बढ़ा और अब अकबर बड़ा हो रहा है, कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा है। तो अब अकबर ने देखा कि लगातार आए भूकंप और लगातार आए आक्रमणों में ये जो किला है ये काफ़ी हद तक बिखर चुका है। तो अकबर के नवरत्नों में से एक व्यक्ति अबुल फजल बताता है, लिखता है अकबर की जीवनी में कि यहाँ पर ईंटें और गारे की मिट्टी का एक किला है जहाँ पर अकबर है, और अकबर इसे अपने पास ही, धौलपुर है ना आगरा से आगे जाके, धौलपुर में मिल रहे बड़े तादाद में बलुआ पत्थर, बालू, सैंडस्टोन से इस किले को पूरा रेनोवेट कराएगा। तो आज जो मौजूदा किला है वो सैंडस्टोन का बना हुआ है, उसको पूरा रेनोवेट करवाया अकबर ने। 1566 से काम चला, 1573 में कंप्लीट हुआ। तो जो वो रेड फोर्ट की आज मौजूदा ओवरऑल जो शेप है सब कुछ 1573 में अकबर ने बनवाई। आई बात समझ में? ये अकबर ने तैयार कराया। काफ़ी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी, गुजराती स्टाइल की, बंगाली स्टाइल की, रीजनल स्टाइल के महल इसके अंदर बनाए। आज भी वहाँ खड़ा है बंगाली महल, अकबर का बनवाया हुआ है। समय आगे बढ़ा, जहांगीर की पिता से उतनी बनती नहीं थी, तो पिता के साथ एक किले में रहता नहीं था, तो ज़्यादातर टाइम जहांगीर कहाँ बिताता था? कश्मीर और लाहौर। इसलिए उसके बनाए हुए इम्पोर्टेंट बाग कश्मीर लाहौर में मिलते हैं, ज़्यादातर जहांगीर के बनाए हुए, वहीं रहता था। लेकिन दिल से खुश था, जहांगीर को अपने बेटे के रूप में सुधारना भी चाहता था, प्यार करता था। तो आपको लाल किले आगरे के अंदर घुस के जो सबसे बड़ा और खूबसूरत पैलेस मिलेगा उसका नाम है द जहांगीर पैलेस। अकबर ने स्पेशली एक प्राइवेट पैलेस तैयार कराया जहांगीर के लिए कि जहांगीर यहाँ रहेगा। इट इज़ द ब्यूटीफुल जहांगीर पैलेस, सबसे बड़ा और बेहतरीन पैलेस है वो। समय आगे बढ़ा, शाहजहान को शौक़ था मार्बल का,
पिता सैंडस्टोन की बिल्डिंगें, दादा सैंडस्टोन की बिल्डिंगें बनाता है, लेकिन ये मार्बल का शौकीन है। तो अब शाहजहां यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनवाएगा। मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई, नगीना मस्जिद शाहजहां ने बनाई, मीना मस्जिद शाहजहां ने बनाई, मुमताज महल के लिए मुसम्मन बुर्ज बनाया, बाद में उसी बुर्ज में टिका रहा, ताजमहल को देखते देखते खुद भी मरा। 8 साल इसके बेटे औरंगजेब ने इसे इसी आगरा के किले में कैद करके रखा, वहीं कैद रहा जहां ताजमहल को देखते देखते सांस निकली। तो बहुत सी बिल्डिंग आज की डेट में, जैसे कि दीवान आम, जहां पर आम पब्लिक से मिलते थे और ऑफिसर से मिलते थे, उनकी दरखास्तें सुनते थे, जैसे कि खास महल जो कि प्राइवेट महल था शाहजहां का, जैसे दीवान खास जहां पर खास लोगों से मुलाकात हुआ करती थी। इसी दीवान खास में मुलाकात हुई थी 1666 में औरंगजेब की शिवाजी से। छत्रपति शिवाजी महाराज यहीं मिलने जाएंगे औरंगजेब से। कहाँ? इसी दीवान खास में मुलाकात होगी जब उन्हें ह्यूमिलिएट किया गया और वो नाराज़ हो गए। ओके, तो वो दीवान खास, दीवान आम, नगीना मस्जिद औरतों के लिए खास बनाई गई, मोती मस्जिद एकदम ज्वेल मोती जैसी मस्जिद तैयार की, मीना मस्जिद खुद के लिए शाहजहां ने अपने लिए मीना मस्जिद तैयार कराई, और बनवाया शीश महल। शीश महल बहुत ज़बरदस्त शीशे की नक्काशी है, छोटे छोटे टुकड़ों की। तो शाहजहानी महल, खास महल, शीश महल, मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, मीना मस्जिद, तमाम बिल्डिंगें जो खड़ी करी हैं शाहजहां ने खड़ी करी हैं। इसलिए कहते हैं कि जो मौजूदा फॉर्म में खड़ा है वो शाहजहां की देन है। लेकिन एक बात याद रखना, 1638 में शाहजहां ने मुगलिया सल्तनत की राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दी थी ऑफिशियली, लेकिन शाहजहां आगरा ही रहता रहा। अब राजधानी शिफ्ट हो चुकी है दिल्ली, पर शाहजहां अभी भी आगरा में ही रह रहा है। तो इसलिए इसके बाद से दिल्ली का लाल किला ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। लेकिन जो माइटी मुग़ल रूलर्स हैं, द हुमायूं, द बाबर, द अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उनका जीवन काल आप समझिए कि आगरा में ही बीता है। तो मुग़ल हिस्ट्री में आगरा फोर्ट का कितना महत्व है। उसके बाद जो औरंगज़ेब का समय, क्योंकि वो तो युद्धों में ही रहा, तो वो ज़्यादा दिल्ली के किले में रहा ही नहीं, लेकिन लगातार आगरा किले में आया करता था। इसलिए राजधानी दिल्ली है, लेकिन फिर भी आगरा किला में रेगुलर विजिट करता है। इसलिए आगरे के दीवाने खास में उसकी शिवाजी से मुलाकात हुई, जबकि टेक्निकली तो उसे दिल्ली में होना चाहिए था, क्योंकि 1666 में मुलाकात हो रही है और दिल्ली राजधानी बन गई है 1638 में। तो एक सिकंदर लोदी था जिसने 1506 में दिल्ली से राजधानी आगरा ले गया, और एक ये शाहजहां था जो आगरा से राजधानी दिल्ली ले आया 1638। मैं इसके इतिहास को यहीं नहीं छोड़ना चाहता, मैं बताना चाहता हूं कि 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला पानी के जहाज का जत्था, जिसे हेक्टर कहते थे, उसकी अगुवाई करता हुआ पहला ईस्ट इंडिया का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, सर विलियम हॉकिंस, इसी आगरा के किले में जहांगीर के दरबार में आया। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था, सूरत में फैक्ट्री लगाना चाहता था। तो सूरत में जो पहला पानी के जहाज़ों का बेड़ा आया, इसका नाम था हेक्टर। तो ही वॉज हेडिंग द हेक्टर, एंड सेकंड ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए जहांगीर के दरबार में पहुंचा। और जहांगीर को इतना पसंद आया, इतनी बॉन्डिंग बनी, जहांगीर ने नाम डाला इंग्लिश खान, विलियम हॉकिंस का। लेकिन अनुमति नहीं मिली फैक्ट्री बनाने की। समय आगे बढ़ा तो ये विलियम हॉकिंस था। समय आगे बढ़ा, इसी दरबार में 1615 में सर थॉमस रो, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये जेम्स वन, द ब्रिटिश एम्पेरर, ये जेम्स वन का प्रतिनिधि है। और ये कौन है? एक डिप्लोमेट है, द थॉमस रो। ये भी दरबार में आया जहांगीर के, फैक्ट्री लगाने की अनुमति इसे मिली, और ये 3 साल 1615 से 1618 लाल किले में रहा है आगरे के, एज अ स्पेशल गेस्ट, सर थॉमस रो। ओके, ये दोनों में फ़र्क था। एक जेम्स वन का रिप्रेजेंटेटिव था, यानी कि ब्रिटिश क्राउन का, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था जो पहले आया था। एक को परमिशन मिली, दूसरे। ये भी घटना लाल किले में ही हुई है, ये भी बात आपको याद रखनी है। ओके, अच्छा, फिर समय आगे बढ़ा। अब औरंगजेब गद्दी पर है, औरंगजेब के पास है लाल किला। औरंगजेब के बाद लाल किला किसके पास जाएगा, ये बड़ा सवाल है। मुगलों के बाद लाल किला किसके पास जाएगा?
मुगलों में लेटर मुगल आएंगे जब 1707 में औरंगजेब मर जाएगा। औरंगजेब के मरने के बाद अब लेटर मुगल्स मतलब मुगलों के उत्तराधिकारी जो आए, इस दौरान लाल किला कईयों के हाथों में हैंड्स चेंज करेगा। आगरा का लाल किला किन किन के हाथों में चेंज करेगा, ध्यान से याद रखिएगा। अब ये मराठों के हाथ भी जाएगा, एक तो इस पे मराठा भी कंट्रोल करेंगे। अच्छा, ये भरतपुर के जाटों के हाथ भी जाएगा, तो सूरजमल जाट ने भी इसे जीता, 13 साल रहा उनके हाथ। तो जाट ऑफ भरतपुर, उनकी भी लेगेसी इससे एसोसिएटेड है, ये उनके कंट्रोल में जाएगा। अब सुनो, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण होंगे तो ये अब्दाली के कंट्रोल में भी आएगा। समझ में आई? तो ये औरंगजेब के जाने के बाद मराठों के कंट्रोल में भी है। फिर ये मराठे जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में 1761 में करारी हार खा गए अहमद शाह अब्दाली से, यानी कि द हाउस ऑफ दुर्रानी द अफगानिस्तान। अब्दाली कौन है? 1739 में भारत में पर्शिया का, फारस का एक शाह आया था, नादिर शाह, जो भारत से मयूर सिंहासन ले गया और जहांगीर का और कोहिनूर भी ले गया, सब ले गया। उसका जर्नैल था, कमांडर था अहमद खान अब्दाली। लेकिन एक समय के बाद अहमद खान अब्दाली की अपने शाह से यानी कि नादिर शाह से रिफ्ट क्रिएट हुई और फिर अहमद खान अब्दाली ने अपनी इंडिपेंडेंट मॉडर्न स्टेट ऑफ अफगानिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की 1747 और उसने इंडिपेंडेंटली रूल करना शुरू किया। उसने नाम बदला अहमद खान अब्दाली से अहमद शाह अब्दाली, और अब वो अफगानिस्तान से रूल कर रहा है और भारत में लगातार घुसपैठे कर रहा है। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठों को वो अब्दाली हरा देगा और इसी 1761 में मराठे औंधे मुंह गिरे हुए हैं। सूरजमल, भरतपुर के जाट मौका देखेंगे लाल किला, क्योंकि सारे अपनी अपनी लड़ाई में लाल किला कंट्रोल करेंगे। अकबर के समय से अब तक 200 साल तक जो धन जमा किया था मुगलों ने, वो इसी लाल किले में रखा था, सूरजमल को मिल जाएगा और सूरजमल जाट रूल को अपने ज़ैनित तक लेकर के जाएंगे इसी धन के दम पर। द रॉयल ट्रेजरी 201 साल से इकट्ठी हो रही थी, सूरजमल के हाथ लगेगी। 1761 में उन्होंने अपना कंट्रोल ले लिया, समय आगे बढ़ा, मराठा फिर से खड़े हुए, एक योद्धा महादजी सिंधिया फिर मजबूत किया मराठों को। 1785 में महादजी सिंधिया दोबारा जीतेंगे और लाल किला आगरे का महादजी सिंधिया के हाथ जाएगा। द मराठास अब्दालियों की दी हुई हार से फिर खड़े होंगे, लेकिन फाइनली सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में जो दूसरा अंग्रेजों और मराठों के बीच जो दूसरा युद्ध हुआ, मराठा उसमें हार जाएंगे, अंग्रेजों के पास लाल किला आ जाएगा और वो इस लाल किले को 1947 में इंडियन गवर्नमेंट को दे देंगे, इंडिपेंडेंट इंडियन को दे देंगे। तो देखिए, राजपूत रूलरों से गजनी से आगे बढ़ा सल्तनत शासक में अलग अलग डायनेस्टियों से होते हुए लोधियों से आगे बढ़ा तो मुग़ल, माने कि बाबर, मुग़लों से ले लिया शेर शाह सूरी यानी कि अफ़गानों ने, फिर वापस ले लिया हुमायूं ने, मुग़लों ने, फिर आगे बढ़ा तो फिर ले लिया अफ़गानों ने, हेमू ने कुछ टाइम के लिए, और फिर वापस अकबर ने ले लिया तो मुग़लों ने, आगे बढ़ता गया, औरंगज़ेब ख़त्म तो फिर मराठों ने, फिर मराठे अब्दाली से हारे, भरतपुर के जाटों ने, फिर अब्दाली के भी कंट्रोल में, फिर वापस मराठों ने, फिर मराठों से अंग्रेज़ों से स्वतंत्र भारत को मिला ये लाल किला। ये सब बिल्डिंग्स हैं उसमें, ये इतिहास है। थॉमस रो भी वहीं पहुंचा, विलियम हॉकिंस भी वहीं पहुंचा, शिवाजी भी मिलने के लिए औरंगजेब को वहीं पहुंचे, वहीं बाबर गद्दी नशीन हुआ, वहीं सिकंदर लोदी ने राजधानी बनाई दिल्ली सल्तनत की, आगरा को, वहीं इब्राहिम लोदी ने शासन किया और पहली बैटल पानीपत में इसी किले को वो हारा। ये इस किले का इतिहास है, इतनी बड़ी बड़ी गतिविधियों से ये जुड़ा हुआ है। तमाम बड़े माइटी मुग़ल रूलर यहीं गद्दी नशीन हुए हैं, चाहे वो हुमायूं था, चाहे वो अकबर था, चाहे वो जहांगीर था, चाहे वो शाहजहां था। ये बात आपको याद रखनी है। और अंततः यहीं शाहजहां कैद हुआ और अपने प्राण उसने यहीं त्यागे हैं 8 साल कैद में रहने के बाद। इट इज़ द स्टोरी ऑफ द आगरा फोर्ट, जो कि कभी बादलगढ़ था, जिसके ट्रेस मिल रहे हैं 1487 से, जो कि प्रॉपर है एज एन कैपिटल, और जिसके रिटर्न डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं अकबर के समय से। अबुल फजल उसका जिक्र ठोक बजा के कर रहा है। आई बात समझ में? हालांकि बाबरनामा में भी बाबर ने इसका जिक्र किया है, बाबरनामा में भी बाबर ने बताया है कि ये किला ऐसा वैसा है और हम यहाँ रह रहे हैं, मैं बावली यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ। दैट इज़ द स्टोरी ऑफ द रेड फोर्ट ऑफ आगरा,
associated with so many important events in the history. You need to understand that. Okay, thank you so much.